गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी की पाठशाला। फ्रेंड्स आज है 15 जून 2025 और आज हम लोग यहाँ पे सबसे पहले 10 जून और 14 जून के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। साथ ही साथ 11 जून और 15 जून 2025 के करंट अफेयर्स का भी यहाँ पर चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन का। निम्न में से किस दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 10 जून को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसे मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सारा जोसेफ। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसके द्वारा मोदी का नीति शास्त्र नामक किताब लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आदिश सी अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने PSA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनाहत सिंह। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे भारतीय जीवन बीमा निगम का अंतरिम CEO और MD नियुक्त किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सतपाल भानु। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य में पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु के मदुरै जिला में फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन भारत की पहली महिला राज्यपाल की सहायक उपायुक्त बन गई है? इसका आंसर हो जाएगा मनीषा पाढ़ी या मनीषा पाधी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ताइवान एथलेटिक्स ओपन चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? इसका आंसर हो जाएगा पहला। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस देश ने यूरोपियन फुटबॉल संघ यानी कि यूएफा लीग 2025 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आदिवासी सेनानी और महानायक भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जून, चूँकि 9 जून 1900 ईस्वी को जो है बिरसा मुंडा जी की मृत्यु रांची जेल में हो गई थी फ्रेंड्स। इस वजह से 125वीं पुण्यतिथि उनकी मनाई जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, बिल एटकिंसन का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सॉफ्टवेयर डेवलपर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 11वें भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है 14 जून 2025 के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे यहाँ फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, विजय रूपानी का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में लॉन्च की गई मिताहारा नामक किताब के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रुजुता दिवेकर। तो रुजुता दिवेकर ने हाल ही में मिताहारा नामक किताब लिखी है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किसे सांस्कृतिक योगदान के लिए रूस का दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा जावेद अख्तर को। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स दूसरा। और यह जो सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में वैश्विक स्तर पर जो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ वो किसके द्वारा? तो ILO के द्वारा प्रदान किया गया फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे सिप्ला हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? इसका आंसर हो जाएगा नीना गुप्ता। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओजोफेनिक को हाल ही में GI टैग दिया गया, यह किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा गोवा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में जारी जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 131वां और भारत का कुल स्कोर 64.1% रहा है फ्रेंड्स। पहले स्थान पर आइसलैंड रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, किस राज्य में विथूट नामक एक अभिनव वनरोपण परियोजना शुरू की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल राज्य में विथूट नामक एक अभिनव वनरोपण परियोजना शुरू की गई है, जो भारत की सबसे बड़ी वनरोपण परियोजना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश में दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित IIHF महिला एशिया कप 2025 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। और यह जो IIHF महिला एशिया कप 2025 जो जीता है वह संयुक्त अरब अमीरात में इसका आयोजन किया गया था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, इंटरपोल ने वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन सिक्योर। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टाइगर क्ला नामक पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
किस व्यक्ति को 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अलेक्जेंडर पायने। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 11 जून 2025 के करंट अफेयर्स का विस्तार से चर्चा करते हैं फ्रेंड्स। चलिए, पहला क्वेश्चन है, खबरों में रहा तमहिनी वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। तो देखिए डिटेल्स फ्रेंड्स, देखिए महाराष्ट्र वन विभाग ने हाल ही में तमहिनी वन्यजीव अभयारण्य में सामाजिक पारिस्थितिक मुद्दों को हल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज़ यानी कि CYDA पुणे के साथ साझेदारी की है। तमहिनी वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र के पुणे के पास पश्चिमी घाट में स्थित एक संरक्षित वन है। इसमें पुणे डिवीजन में पोंड और सिंहगढ़ रेंज के 12 कंपार्टमेंट और ठाणे के रोहा डिवीजन में मानागांव रेंज के 8 कंपार्टमेंट शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि ICDRI 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी फ्रांस में। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, देखिए, और यह फ्रांस के नीस में आयोजित किया गया है फ्रेंड्स। देखिए, आपदा रोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन यानी कि ICDRI का 7वां संस्करण जून 2025 को फ्रांस के नीस में आयोजित किया गया। इसका आयोजन आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन यानी कि CDRI द्वारा किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह पहली बार था जब ICDRI सम्मेलन यूरोप में आयोजित किया गया था। आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन यानी कि जलवायु और आपदा जोखिमों के विरुद्ध बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2019 में भारत द्वारा शुरू किया गया एक वैश्विक मंच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा डुगेसिया पुनेंसिस नामक प्लेनेरियन कृमि की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी पाषाण झील पुणे में। ठीक है, तो देखिए, खबरों में रहा डुगेसिया पुनेंसिस नामक प्लेनेरियन कृमि की नई प्रजाति पाषाण झील पुणे में खोजी गई है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में पाषाण झील में डुगेसिया पुनेंसिस नामक प्लेनेरियन कृमि की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। प्लेनेरियन जलीय चपटे कृमि हैं जो खोए हुए शरीर के अंगों को फिर से बनाने में अपनी अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते हैं। यह प्रजाति पश्चिमी घाट के भीतर एक आर्द्र भूमि में पाई गई थी, जो एक जैव विविधता हॉट स्पॉट है फ्रेंड्स। देखिए, यह खोज 1983 के बाद पहली बार है जब भारत में एक नई प्लेनेरियन प्रजाति की पहचान की गई है। डुगेसिया पुनेंसिस भारत की मीठे पानी की जैव विविधता की समझ को बढ़ाता है और पाषाण झील जैसी शहरी आर्द्रभूमि के पारिस्थितिक महत्व को उजागर करता है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, खबरों में रहा थीटू द्वीप किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दक्षिण चीन सागर में। तो हाल ही में खबरों में रहा थीटू द्वीप जो है दक्षिणी चीन सागर या साउथ चाइना सी में स्थित है। ये चर्चा में क्यों रहा था फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पर खराब मौसम के कारण एक चीनी जहाज फंस गया था और यह क्षेत्र जो है काफ़ी विवादित रहा है। तो चलिए डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में थीटू द्वीप के पास खराब मौसम के कारण एक चीनी जहाज फंस गया, जिससे विवादित दक्षिणी चीन सागर में फिलिपिनो सैनिकों के बीच सतर्कता का स्तर बढ़ गया। अब देखिए, थीटू द्वीप जो है, जिसे फिलीपींस में पेग आसा द्वीप भी कहा जाता है, दक्षिणी चीन सागर में स्प्रेटली द्वीप समूह के भीतर स्थित है। स्प्रेटली द्वीप समूह पर पूरी तरह से चीन, ताइवान और वियतनाम का दावा है और आंशिक रूप से जो है मलेशिया और फिलीपींस का है। तो देखिए, थीटू द्वीप जो है स्प्रेटली द्वीप समूह में दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक द्वीप है और फिलीपींस द्वारा कब्जा किए गए 9 द्वीपों में से सबसे बड़ा है फ्रेंड्स, इसलिए ये जो है चर्चा में रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में 9 साल पूरे हुए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो हाल ही में 9 साल पूरे हुए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी कि PMSMA जो है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स इस योजना के बारे में। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 11 वर्ष पूरे होने के साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी कि PMSMA ने पूरे भारत में मातृ स्वास्थ्य में सुधार करते हुए 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बात हो रही है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए,
इसे जो है जून 2016 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। PMSMA हर महीने गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करता है। भारत का मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि MMR 2014 से 16 में 130 से घटकर 2021 से 23 में 80 हो गया है, जो मजबूत प्रभाव दिखाता है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए ग्वाटेमाला में। तो हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी जो है ग्वाटेमाला में स्थित है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, ग्वाटेमाला के अधिकारियों ने हाल ही में 500 से ज़्यादा लोगों को निकाला क्योंकि फ्यूगो ज्वालामुखी से गैस और राख निकल रही थी। वाल्कन डे फ्यूगो, जिसका स्पेनिश में अर्थ है आग का ज्वालामुखी, ग्वाटेमाला में स्थित है और मध्य अमेरिका में सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है फ्रेंड्स। अब देखिए, फ्यूगो ज्वालामुखी जो है वर्ष 1524 से अब तक 60 से ज़्यादा बार फट चुका है, जो तीव्र ज्वालामुखी गतिविधि के लंबे इतिहास को दर्शाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस पूर्वोत्तर राज्य में स्पेथास्पिना नूही नामक बीटल की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मेघालय इसका आंसर होगा। तो देखिए, हाल ही में मेघालय राज्य में स्पेथास्पिना नूही नामक बीटल की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारत के मेघालय के जैव विविधता वाले जंगलों में हाल ही में स्पेथास्पिना नूही नामक बीटल की एक नई प्रजाति की खोज की गई है। यह भोई जिले के उमरान क्षेत्र में 781 मीटर की ऊंचाई पर पाया गया। यह बीटल विविल परिवार से संबंधित है, जिसे वैज्ञानिक रूप से कर्कुलियोनिडे के रूप में जाना जाता है, जिसकी दुनिया भर में 60,000 से अधिक प्रजातियां हैं। अब देखिए, यह जो है फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कुछ विविल के विपरीत स्पेथास्पिना नूही आक्रामक पौधों को नियंत्रित करके पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करता है फ्रेंड्स। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में सभी के लिए सतत ऊर्जा यानी SE4 ऑल पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र द्वारा यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा। ऑप्शन बी संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ठीक है। तो देखिए, हाल ही में सभी के लिए सतत ऊर्जा यानी कि सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल पहल जो है संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा शुरू की गई थी। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स, आखिर ये चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि इसका शुरुआत जो है 2011 में ही हुआ था। तो देखिए, भारत में सरकारी ऊर्जा कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC लिमिटेड ने ऊर्जा संक्रमण रोडमैप बनाने के लिए सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल 2011 में संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन द्वारा शुरू की गई एक वैश्विक पहल है। यह स्वच्छ और सुलभ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकारों, निजी कंपनियों और नागरिक समाज की भागीदारी वाली साझेदारी है। अब देखिए, सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल यानी कि SE4 ऑल संयुक्त राष्ट्र परियोजना सेवा कार्यालय यानी कि यूनाइटेड नेशन प्रोजेक्ट सर्विस ऑफिस द्वारा संचालित एक स्वतंत्र संगठन है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस शहर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथन आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए पुणे। तो पुणे इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में पुणे में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथन आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया था फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं। देखिए, भारत का पहला कृषि हैकाथन पुणे महाराष्ट्र के कृषि महाविद्यालय सिंचन नगर मैदान में शुरू हुआ। इसका आयोजन राज्य कृषि विभाग, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ और कृषि महाविद्यालय पुणे ने मिलकर किया है। यह आयोजन किसानों, उद्योगों, वैज्ञानिकों, सरकार और समाज की कृषि सुधार में साझी जिम्मेदारी को दर्शाता है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। किस शहर में भारत का पहला ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दिल्ली। फ्रेंड्स, दिल्ली में भारत का पहला ई-वेस्ट रिसाइकलिंग पार्क बनाया जाएगा। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, सतत विकास और चक्रीय अर्थव्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली सरकार ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के होलंबी कला में भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क विकसित करने की योजना की घोषणा की है। अब देखिए, यह अत्याधुनिक सुविधा भारत का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क होगा। इसका निर्माण उत्तर पश्चिमी दिल्ली के होलंबी कला में सार्वजनिक
निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल के तहत किया जाएगा। यह 11.4 एकड़ क्षेत्र में फैला होगा और इससे प्रति वर्ष 51,000 मीट्रिक टन ई कचरे का प्रसंस्करण होने की उम्मीद है फ्रेंड्स। देखिए, इस परियोजना का विकास दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम द्वारा डिजाइन, निर्माण, वित्त संचालन और हस्तांतरण के आधार पर किया जाएगा, जिसकी रियायत अवधि 15 वर्ष होगी फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में किस राज्य में भारत के पहले वंदे भारत रख रखाव डिपो को शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी राजस्थान में। तो देखिए, राजस्थान में भारत के पहले वंदे भारत रख रखाव डिपो को शुरू किया गया है। तो डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, भारतीय रेलवे अब वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए हाईटेक व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। राजस्थान के जोधपुर में देश का पहला वंदे भारत कोच मेंटेनेंस डिपो बन रहा है, जो उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन के पास तेजी से तैयार हो। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इसको। भारत के मैंगो मैन कलीमुल्लाह खान ने किसके नाम पर आम की एक नई किस्म को विकसित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। ठीक है, देखिए, हाल ही में भारत के मैंगो मैन कलीमुल्लाह खान ने राजनाथ सिंह जी के नाम पर एक नई किस्म को विकसित किया है। डिटेल्स देख लेते हैं। भारत के मैंगो मैन के नाम से मशहूर कलीमुल्लाह खान ने एक नव विकसित आम की किस्म का नाम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर रखा है। मलिहाबाद के अपने बगीचे में अपनी विशिष्ट ग्राफ्टिंग तकनीक का उपयोग करके उगाई गई इस नई किस्म का नाम राजनाथ आम रखा गया है। अब देखिए, कलीमुल्लाह खान ने इससे पहले सचिन तेंदुलकर, ऐश्वर्या राय, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह सहित कई प्रमुख भारतीय हस्तियों के नाम पर आम की किस्मों का नाम रखा है। कलीमुल्लाह खान को बागवानी और फल प्रजनन के लिए उनके अद्वितीय योगदान और समर्पण के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 अक्टूबर 2025 को कौन सा राज्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए महाराष्ट्र। तो 1 अक्टूबर 2025 को महाराष्ट्र इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगा फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, 1 अक्टूबर 2025 से महाराष्ट्र राज्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए जियो टैग वाली 13 अंक की इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगा। यह पहल परियोजनाओं की पारदर्शिता, निगरानी और प्रबंधन को डिजिटल रूप से बेहतर बनाने में मदद करेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस देश में पोषण पोया उत्सव मनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। तो देखिए, हाल ही में श्रीलंका में पोषण पोया उत्सव मनाया गया और यह बुद्ध धर्म से संबंधित है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पोषण पोया श्रीलंका का एक प्रमुख बौद्ध पर्व है, जो देश में बौद्ध धर्म के आगमन की 2000 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक घटना को स्मरण करता है। यह पर्व हर वर्ष जून माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है और वैशाख के बाद श्रीलंका का दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध उत्सव माना जाता है फ्रेंड्स। 15 जून 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। देखिए, शैक्षिक सामग्री वितरण के लिए डाक विभाग द्वारा शुरू की गई नई डाक सेवा का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्ञान पोस्ट या नॉलेज पोस्ट। देखिए, शैक्षिक सामग्री वितरण के लिए डाक विभाग द्वारा हाल ही में शुरू की गई नई डाक सेवा का नाम ज्ञान पोस्ट रखा गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, डाक विभाग ने शैक्षिक, सांस्कृतिक और सामाजिक और धार्मिक पुस्तकें वितरित करने के लिए एक विशेष डाक सेवा ज्ञान पोस्ट शुरू की है। यह मुद्रित शिक्षण सामग्री को किफ़ायती और सुलभ बनाकर विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों का समर्थन करता है। अब देखिए, पारदर्शिता और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए एक ट्रैकिंग सुविधा उपलब्ध है। यह पहल शैक्षिक अंतर को पाटने और पूरे भारत में समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने में मदद करती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने कार्बन मूल्य निर्धारण 2025 की स्थिति और रुझान शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्व बैंक या वर्ल्ड बैंक। तो देखिए, हाल ही में विश्व बैंक ने कार्बन मूल्य निर्धारण 2025 की स्थिति और रुझान शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, विश्व बैंक ने कार्बन मूल्य निर्धारण 2025 की स्थिति और रुझान जारी किए हैं, क्योंकि कार्बन मूल्य निर्धारण अब वैश्विक ग्रीन हाउस गैस यानी GHG उत्सर्जन के 28% को कवर करता है और $100 बिलियन से अधिक राजस्व जुटाता है।
देखिए, कार्बन मूल्य निर्धारण उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करने और पर्यावरणीय लागतों को दर्शाने के लिए GHG उत्सर्जन पर लागत लगाता है। 2005 में 5 से बढ़कर 80 सक्रिय कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरण है, जिनमें उत्सर्जन व्यापार प्रणाली यानी कि ETS, कार्बन कर और कार्बन क्रेडिट बाजार शामिल है। फ्रेंड्स, भारत ने उत्सर्जन कैप के बजाय दर आधारित बेंचमार्क का उपयोग करते हुए अपने औद्योगिक क्षेत्र के लिए 2024 में ETS नियम पेश किए हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, खबरों में रही नेट्रॉन झील किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी तंजानिया और केनिया। तो देखिए, हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा नेट्रॉन झील तंजानिया और केनिया के सीमा पर स्थित है। डिटेल्स देखते हैं क्यों ये चर्चा में रहा है। फ्रेंड्स, देखिए, तंजानिया में लेक नेट्रॉन जलवायु परिवर्तन और विकास परियोजनाओं से होने वाले पर्यावरणीय खतरों के कारण वैश्विक ध्यान आकर्षित कर रहा है। यह केनिया तंजानिया सीमा के पास अरुसा क्षेत्र के नगरोंगोरो जिले में स्थित एक उथली अति क्षारीय नमक झील है। इसे जो है इवासो नगीरो नदी और खनिज समृद्ध गर्म झरनों से पानी मिलता है। लेक नेट्रॉन को रामसर वेटलैंड साइट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, किस संगठन ने रुद्रास्त्र, एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन विकसित किया है? फ्रेंड्स, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने। तो देखिए, हाल ही में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड ने एक हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग यानी VTOL मानव रहित हवाई वाहन विकसित किया है। डिटेल्स देख लेते हैं। फ्रेंड्स, देखिए, भारतीय सेना ने सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग मानव रहित हवाई वाहन यानी कि UAV रुद्रास्त्र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए, परीक्षण ने सेना के सभी आवश्यकताओं को पूरा किया, जिसमें वर्टिकल टेक ऑफ, उच्च धीरज यानी कि हाई पेशेंस, सटीक लक्ष्यीकरण और मिशन लचीलापन शामिल है। रुद्रास्त्र ने स्थिर वास्तविक समय वीडियो लिंक के साथ 50 किलोमीटर के दायरे में उड़ान भरी और सुरक्षित रूप से अपने प्रक्षेपण बिंदु पर लौट आया। इसकी कुल सीमा लगभग 1.5 घंटे की उड़ान धीरज के साथ यानी पेशेंस के साथ 170 किलोमीटर से अधिक थी। इसने एक सटीक निर्देशित एंटी पर्सनल वारहेड गिराया जो हवा में विस्फोट हो गया, जिससे मजबूत सामरिक प्रभाव दिखा है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हर वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 13 जून को। ठीक है, तो देखिए, हर वर्ष जो है 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है 13 जून को। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले देखिए, इसका थीम जो है एल्बिनिज्म डे का क्या रहा है? तो हमारे अधिकारों की मांग, हमारी त्वचा की रक्षा, हमारे जीवन का संरक्षण। इंग्लिश में हो जाएगा डिमांड आवर राइट्स, प्रोटेक्ट आवर स्किन और प्रोटेक्ट आवर लाइफ्स। फिर से एक बार दोहरा देते हैं, डिमांड आवर राइट्स, प्रोटेक्ट आवर स्किन, प्रोटेक्ट आवर लाइफ्स। ये इसका थीम रहा है फ्रेंड्स। अब देखिए, हर साल जो है 13 जून को दुनिया एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों के मानवाधिकारों का समर्थन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार एल्बिनिज्म एक आनुवांशिक स्थिति है जो उप सहारा अफ्रीका में 5000 लोगों में से एक और यूरोप और उत्तरी अमेरिका में 20,000 में से एक को प्रभावित करती है। फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA ने 18 दिसंबर 2014 को IAAD की घोषणा की और पहला आयोजन 13 जून 2015 को हुआ था। 2025 का आयोजन हमारे अधिकारों की मांग, हमारी त्वचा की रक्षा, हमारे जीवन का संरक्षण थीम के साथ 10वीं वर्षगांठ को चिन्हित करता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, विश्व रक्तदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 14 जून को। तो विश्व रक्तदाता दिवस प्रति वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। 2025 में भी यह दिवस मनाया गया है। फ्रेंड्स, डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले तो इसका थीम है फ्रेंड्स कि गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइव्स, यानी कि हिंदी में हो जाएगा रक्त दे आशा दे, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। देखिए, हर वर्ष 14 जून को दुनिया भर में विश्व रक्तदाता दिवस या वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। अब देखिए, इस वर्ष जो है गिव ब्लड गिव होप टुगेदर वी सेव लाइफ थीम के साथ विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया। यह दिन स्वैच्छिक रक्तदाताओं को धन्यवाद देने और लोगों में रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स,
दिल्ली में योगा कनेक्ट 2025 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आयुष मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। तो देखिए दिल्ली में योगा कनेक्ट 2025 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले तो इसका थीम रहेगा फ्रेंड्स एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य है, ठीक है, वन अर्थ एंड वन हेल्थ। तो देखिए डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। आयुष मंत्रालय 14 जून को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में योगा कनेक्ट 2025 नामक एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य दुनिया भर के योग विशेषज्ञों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और वेलनेस समुदायों को एक मंच पर लाता है फ्रेंड्स। इस सम्मेलन का जो थीम है वह है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य है। इस कार्यक्रम में बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण, HR नागेंद्र, भिक्षु संघसेना और भारत भूषण जैसे कई प्रसिद्ध योगाचार्य ने भाग लिया है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सेना अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी उलान बटोर में। तो देखिए 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सेना अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट जो है उलान बटोर मंगोलिया में संपन्न हुआ है। देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सेना अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया के उलान बटोर में संपन्न हुआ। यह 31 मई से 13 जून 2025 तक चला है फ्रेंड्स। देखिए इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य जो है दोनों देशों की सेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना था, विशेष रूप से अर्ध शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में संयुक्त टास्क फोर्स के साथ अर्ध पारंपरिक अभियानों को अंजाम देने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कहाँ एग्री स्टेक टर्निंग डाटा इन टू डिलीवरी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी नई दिल्ली में। ऑप्शन बी नई दिल्ली, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। देखिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली में एग्री स्टेक टर्निंग डाटा इन टू डिलीवरी विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में एग्री स्टेक डेटा को डिलीवरी में बदलना विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्री स्टेक के कार्यान्वयन की प्रगति, चुनौतियों और भविष्य की रूपरेखा पर विचार विमर्श करने के लिए एक रणनीतिक मंच के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में किस भारतीय एथलीट ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए प्रियंका गोस्वामी। तो देखिए ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में भारतीय एथलीट प्रियंका गोस्वामी प्रथम स्थान हासिल किया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 किलोमीटर दौड़ में भारतीय एथलीट प्रियंका गोस्वामी ने प्रथम स्थान हासिल किया है। उन्होंने 47 मिनट और 54 सेकंड में दौड़ पूरी की है। किसमें? तो ऑस्ट्रियन रेस वॉकिंग में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी IDRBT के साथ। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए IDRBT के साथ समझौता किया है फ्रेंड्स। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए IDRBT का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, हिंदी में हो जाएगा बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास एवं अनुसंधान संस्थान। अब इसका हम लोग सिलसिलेवार ढंग से इसको देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI और बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान IDRBT ने भारत के डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में साइबर सुरक्षा और लचीलापन बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। देखिए इस समझौता ज्ञापन में तकनीक और साइबर पेशेवरों के लिए संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम, NPCI प्रमाणित भुगतान सुरक्षा कार्यक्रम इत्यादि शामिल है फ्रेंड्स। अब देखिए बात हो रही है यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि NPCI की, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स आखिर ये है क्या। तो देखिए 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI और भारतीय बैंक संघ यानी कि IBA द्वारा इसे स्थापित किया गया था। अब देखिए NPCI का मुख्य उद्देश्य भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और सुरक्षित, कुशल और सुलभ भुगतान प्रणाली प्रदान करना है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारत और फ्रांस के बीच आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी ला केवेलरी में।
कहाँ पर? तो ला कैवेलरी में। भारत और फ्रांस के बीच आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण का आयोजन ला कैवेलरी फ्रांस में होगा संपन्न फ्रेंड्स, या उसका आयोजन होगा। देखिए फ्रेंड्स डिटेल, भारत और फ्रांस के बीच आगामी संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 8वां संस्करण फ्रांस के ला कैवेलरी में आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास 18 जून से 1 जुलाई तक चलेगा फ्रेंड्स। यह अभ्यास उप पारंपरिक परिदृश्यों में बहु डोमेन संचालन के लिए दोनों देशों की संयुक्त सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने पर केंद्रित। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, ये लंबा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और जो अभी अहमदाबाद में विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसी से रिलेटेड है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन मिलेंगे फ्रेंड्स, ताकि अगर इससे कोई भी क्वेश्चन अगर पूछे तो आपका छूटना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। पूरे डिटेल्स के साथ मैंने अलग अलग क्वेश्चन के रूप में इसको बना दिया है फ्रेंड्स। तो देखते हैं फ्रेंड्स, 12 जून 2025 को अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के बोइंग ड्रीम लाइनर विमान A0171 के बारे में निम्न में क्या सही है? तो डिटेल्स आंसर इसका देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले, इस विमान में चालक व सह-चालक सहित 12 क्रू मेंबर और 242 में से 241 यात्रियों की मौत हो गई। चमत्कारिक रूप से एकमात्र यात्री विश्वास कुमार रमेश की जान बच गई, जो सीट संख्या 11A पर बैठे हुए थे। ये सही है। इसके साथ ही ऑप्शन बी, अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से विमान ने दोपहर 1:39 पर उड़ान भरी थी और मात्र 2 मिनट बाद ही यह आवासीय क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये भी ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, 50,000 लीटर फ्यूल भरा था विमान में, जिसके चलते यह हादसाग्रस्त हो गया। साथ ही विमान में आग के गोले के रूप में यह तब्दील हो गया था। उपरोक्त सभी सही है फ्रेंड्स ऑप्शन, ठीक है। डिटेल्स भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। ऑल ऑफ द एबव आर करेक्ट यहाँ आंसर हो जाएगा। देखिए, यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटेन और 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई यात्री शामिल थे। विमान के मुख्य पायलट कैप्टन सुमित सब्बरवाल थे, जिन्होंने उड़ान भरने के तुरंत बाद मे डे यानी कि आपातकालीन कॉल की थी। मे डे कॉल का इस्तेमाल ऐसी परिस्थिति में किया जाता है जब जान पर बना आए। ऐसे में पायलट कंट्रोल रूम को 3 बार मे डे मैसेज भेजना होता है। मे डे फ्रांसीसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मेरी मदद करो। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है फ्रेंड्स। देखिए, अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच कौन सी एजेंसी कर रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी कि AAIB। तो देखिए, ऑप्शन डी इसका आंसर था। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की जांच एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AIIB कर रही है फ्रेंड्स। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB ही देश में विमान सेवा देने वाले जहाज़ों की सुरक्षा का मानक तय करती है और किसी भी तरह की दुर्घटना की जांच करती है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में एयर इंडिया के विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के आश्रितों को बीमा राशि का भुगतान किस संधि के आधार पर किया जा सकता है या किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मॉन्ट्रियल संधि। कौन सा संधि? मॉन्ट्रियल संधि फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। तो देखिए, हाल ही में एयर इंडिया के विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के आश्रितों को बीमा राशि की भुगतान जो है मॉन्ट्रियल संधि के आधार पर किया जाएगा। डिटेल्स देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, एयर इंडिया के विमान दुर्घटना में मारे गए यात्रियों के आश्रितों को बीमा राशि का भुगतान के लिए मुआवजा 1999 की मॉन्ट्रियल संधि के तहत निर्धारित किया जाएगा। देखिए, भारत ने मॉन्ट्रियल संधि पर 2009 में हस्ताक्षर किए थे। मुआवजे की गिनती SDR का इस्तेमाल करके की जाती है। यह अक्टूबर 2024 तक 1,28,821 SDR था। वास्तविक भुगतान एयर इंडिया द्वारा खरीदे गए कवरेज पर निर्भर करेगा। एयर इंडिया का दुर्घटनाग्रस्त विमान 2013 का मॉडल था। उपलब्ध जानकारी के अनुसार 2021 में इसका लगभग 11.5 करोड़ डॉलर का बीमा किया गया था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी चर्चित रहा है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, हाल ही में जून 2025 में ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले इजराइल के सैन्य अभियान का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी राइजिंग लायन। देखिए, हाल ही में जून 2025 में ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर इजराइल द्वारा किए जाने वाले सैन्य अभियान का नाम राइजिंग लायन रखा गया है फ्रेंड्स, ठीक है। काफ़ी चर्चा में रहता, देखे होंगे कि काफ़ी सारे ड्रोन ईरान में हमला किए गए हैं इजराइल के द्वारा, ठीक है। और अभी
न्यूज़पेपर और विभिन्न जो आपका जाके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, इन सभी में चल भी रहे हैं इससे रिलेटेड। देखते हैं फ्रेंड्स इसका डिटेल्स। देखिए, जून 2025 में ईरान के परमाणु और सैन्य स्थलों को निशाना बनाकर किए जाने वाले इजराइल के सैन्य अभियान का नाम राइजिंग लायन है। इजराइल ने 13 जून 2025 को ईरान के खिलाफ हमले शुरू करते हुए कहा कि उसने तेहरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए एक अभियान की शुरुआत की है, जो परमाणु सुविधाओं, बैलिस्टिक मिसाइल कारखानों के लिए हमले को अंजाम देने की योजना है। ठीक है, इजराइल ने इस ऑपरेशन का कोड नेम जो है ऑपरेशन राइजिंग लायन रखा है। उसने ईरान भर में 100 लक्ष्यों में से एक नातांज परमाणु सुविधा को निशाना बनाया था। वहीं जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन 2 प्रॉमिस 3 लॉन्च किया है। कागज पर ईरान भले ही ज़्यादा ताकतवर दिखता हो, लेकिन इजराइल की सैन्य क्षमता ज़्यादा एडवांस है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अभी जो ईरान जो इजराइल को जवाब दे रहा है वो किस ऑपरेशन के तहत कर रहा है, तो चलिए फ्रेंड्स, कहीं लग रहा है मशीन चल रहा है। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देख लेते हैं, ये छूट गया था। ठीक है, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दुबई फ्रेंड्स। तो देखिए, हाल ही में वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ दुबई में हुआ है। इसका थीम जो है फ्रेंड्स वह है ग्लोबल एक्शन को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। इंग्लिश में हो जाएगा एम्पावरिंग ग्लोबल एक्शन, अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज़ एंड ड्राइविंग प्रोग्रेस। डिटेल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए, वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का शुभारंभ दुबई में हुआ, जहां वैश्विक नेताओं ने पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए एकत्रित हुए। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के संरक्षण में इसका विषय था ग्लोबल एक्शन को सशक्त बनाना, अवसरों को खोलना और प्रगति को आगे बढ़ाना। सत्रों में जलवायु शमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ऊर्जा गहन उद्योगों का डीकार्बोनाइजेशन करने की रणनीतियों पर चर्चा की गई, जिसमें सार्वजनिक निजी भागीदारी और जलवायु समाधान में परोपकारियों की भूमिका पर जोर दिया गया। फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आप लोग गुप्ता जी की पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लाइक कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए। फ्रेंड्स धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे।